नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आप सभी एक न्यूज आजकल बहुत सुन रहे होंगे पोर्शे की, जहां पर एक बहुत ही बड़े घर के एक रईसजादे आप कह सकते हो, उन्होंने 2 लोगों को मार दिया। ठीक है, उन दोनों ही महिला और युवक की जो उम्र थी वो मात्र 25 साल थी, मतलब एकदम यंग युवा थे वो लोग। तो ये तो एक घटना है जो मैं अभी आपको इसी क्रम में बता रही हूँ, क्योंकि वो जुड़ी हुई है किससे, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ रूल्स अभी नए लागू होने वाले हैं आपके 1 जून से। उससे तो क्या नए नियम हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका भी जा सकता है, क्या इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं, इन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग अभी नए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, चाहे वो भारी वाहनों के लिए हो, चाहे वो 2 पहिया वाहनों के लिए हो, चाहे वो 4 पहिया वाहनों के लिए हो, चाहे वो 3 पहिया वाहनों के लिए हो, सबके लिए यहाँ पर चेंजमेंट आया है। सरकार ने चेंजमेंट पेश किए हैं। तो अब जो भी अप्लाई करोगे, इन नए नियमों के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिए जो अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने नहीं बनवाया था और जो बनवाने जा रहे हैं। तो आप ये पहले देख लें क्या क्या चेंजमेंट है, इसके बाद आगे बनवाने जाएं। ठीक है, नो नीड फॉर ड्राइविंग टेस्ट एट आरटीओ, सबसे बड़ा चेंजमेंट तो यही है इसमें। ठीक है, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स फ्रॉम जून 1, 1 जून से ये नियम लागू हो जाएंगे। अभी तक क्या होता था, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते थे तो पहले तो आपको आरटीओ में जा करके अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन फिर उसके बाद सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। लेकिन अभी भी आपको क्या था कि आरटीओ में जा करके आपको अपना ड्राइविंग जो टेस्ट है वो वहां देना पड़ता था जा करके। जब तक आप वहां पर व्हीकल चलाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं जा करके, तब तक आपको क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब इसी में चेंज किया गया। कई बार क्या होता था, लोगों को असुविधा होती थी, उनके घर से बहुत ही ज्यादा दूर था आरटीओ का ऑफिस, जाने में प्रॉब्लम होती थी, और बाई चांस मान लीजिए उस दिन वो पास नहीं हुए तो दोबारा से उनको उतनी ही दूरी तय करके जाना पड़ता था। तो यहाँ पे सरकार ने इसका एक हल निकाला और ये कहा कि अब क्या है, आप प्राइवेट जो टेस्ट ड्राइव स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जाकर के दे सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है जो 1 जून से आपके लागू होने वाले हैं। ठीक है, 1 जून 2024 से व्यक्ति सरकारी आरटीओ के बजाय जितने भी निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र हैं इनमें जाकर के ड्राइविंग टेस्ट दे सकेगा, और वहां पर नहीं पास भी होता है तो भी दोबारा उसको वहीं जाना पड़ेगा जो उसके घर के एकदम पास होगा। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो निजी आपके प्रशिक्षण केंद्र है इनके लिए भी नए रूल बना दिए गए हैं कि अगर वहां पर आ रहा है कोई सरकारी वाहन के लिए या फिर हैवी वाहनों के लिए प्रशिक्षण देने, तो आपके लिए भी चेंजमेंट वहां किए गए हैं। तो जो लोग अपने निजी प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के वो क्या करें, अपना प्रशिक्षण प्रदान करें या फिर टेस्ट दे आकर के, तो उनको अपना एरिया डिसाइड करना होगा। यहाँ पर एरिया की बात की गई है, 1 एकड़ मिनिमम या 2 एकड़ इस प्रकार से होना चाहिए। तो उसको भी हम देख लेंगे कि इनके लिए क्या नियम निकाले गए हैं और जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या नियम निकाले गए हैं। ठीक है, तो इन संस्थानों को लाइसेंस पात्रता के लिए टेस्ट आयोजित करने और प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार अब इनको मिल गया है। एक तरीके से ये क्या है, सरकार के दायरे में आ चुके हैं, तो इनको प्रॉफिट भी होने वाला है। दोनों काम कर सकते हैं। ये लाइसेंस पात्रता के लिए ये टेस्ट आयोजित करवाएंगे, लोग वहां पे आकर के टेस्ट देंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, प्रमाण पत्र जारी कर देंगे कि हाँ ये पास हो चुके हैं, और इसके पश्चात आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब नए नियमों का लक्ष्य लगभग 9 लाख पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से क्या करना है, हटा करके सख्त कार उत्सर्जन नियम जो है उनको लागू करना है और प्रदूषण को कम करना है। अभी आपने देखा होगा BS3 BS4 वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, BS5 BS6 वाहन जो है वही रहेंगे। पोल्यूशन होता है बहुत सारी कारों का कि उनका 5 साल का है, 6 साल का है, लेकिन फिर भी लोग उसको रगड़ा करते हैं, चलता रहता है वो। तो इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पर सरकार ने कदम उठाया है और एक आंकड़ा जो उन्होंने मोटा मोटा पेश किया है कि इतने 9 लाख पुराने वाहन हैं जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं, प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि तेज गति से चलाने पर ये जो जुर्माना है वो आपका 1000 से 2000 के बीच है वर्तमान में जो आपको देना पड़ेगा। अब नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाते हुए यदि पकड़ा जाता है तो 25,000 का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो कितना जुर्माना लगेगा, 25,000। लेकिन आपको लगता है कि जब एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, अभी आपका पोर्शे कांड हुआ, इस पर आपको क्या सीख मिलती है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये जरूर बताना कि कुछ भी हो जाएगा, उसकी पोर्शे भी तोड़ दी जाए जो आपकी 2.5 करोड़ की है, या फिर कोई एक्शन, और ऊपर से गवर्नमेंट उसमें क्या कह रही है कि आप जाओ पहले आप अपने कार एक्सीडेंट का एसी लिख करके आओ। तो हमारे यहाँ की क्या
अब इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि जो क्रिमिनल होगा वो ऐसे लिख करके आएगा, यदि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ कॉपरेट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है वर्तमान समय में, यदि मैं बात करूं। और यहाँ मैं किसी सरकार को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, किसी सरकार को ब्लेम नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या व्यवस्था है, कैसी डेमोक्रेसी है कि आप कहते हो कि जाइए आप क्या लिख करके लाइए, ऐसे लिख करके लाइए जो आपने कांड किए हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर 25,000 जुर्माना क्या किसी की जान से बढ़कर के है? हाँ ठीक है, दे देगा इंसान 25,000, जिसके घर में आराम से ला करके दे देगा। ये 25,000 उनके लिए दुखद है जिनके घर में पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो ना नुकर करेंगे। और जो बहुत ज्यादा पावर वाले होंगे वो उनको 25,000 देना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पावर में है, जहां ऑफिस में गए, अरे ये मेरा लड़का है, छोड़ दो, बात खत्म, 25,000 नहीं दे। बीच में पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास पिस्ता है। ठीक है, तो ये जो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे मैंने रख दिया आप लोगों के सामने कि क्या क्या इससे चीजें हो सकती है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, और ये जो घटना हुई है इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो 25,000 जुर्माना देने के साथ ही यहाँ पर मामला रुकेगा नहीं। जो अतिरिक्त वाहन मालिक है उसका क्या है, पंजीकरण कार्ड जो होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। नए लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सरल बना दिया गया है। पहले आधार कार्ड, आपका निवास स्थान, वोटर आईडी, जो जो चीजें आपकी पड़ती थी, अब उसके दस्तावेजीकरण को थोड़ा सरल कर दिया गया है। और वाहन के प्रकारों, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, के आधार पर आवश्यक विशिष्ट दस्तावेज निर्धारित कर दिए गए हैं कि अब आपके व्हीकल के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 2 पहिया वाहन है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका अलग कैटेगरी का है। अगर आपके पास 4 पहिया है, यानी कि आपके पास कार वगैरह है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा। हैवी वाहन है तो आपको बकायदा अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे कि कौन से ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कितने साल का है, क्योंकि यहाँ पे मानक डिसाइड किए गए हैं। यदि कोई हैवी वाहन चला रहा है, स्कूल बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, लॉरी चला रहा है, तो उसके पास एक निर्धारित समय का और निर्धारित घंटों का कि वो इतने घंटे कंटिन्यू चला सकता है, इतने समय तक उसने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये सारे सर्टिफिकेट अब अनिवार्य हैं, कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निजी ड्राइविंग स्कूल के लिए सबसे पहले क्या नियम बनाए गए हैं जहां पर लोग जाकर के अपना ड्राइविंग टेस्ट देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जमीन की बात की गई है कि कितनी जमीन होनी चाहिए। तो ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र के पास न्यूनतम बात की गई है कि 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए जहां पर वो वहां पर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और 4 पहिया वाहन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड़ होनी चाहिए। 2 पहिया के लिए 1 एकड़, अगर 4 पहिया वाहनों का आप प्रशिक्षण करा रहे हो तो कितनी चाहिए? 2 एकड़, और यदि इससे ज्यादा है तो ऑफकोर्स आपको 4 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे प्रशिक्षण सुविधा, तो स्कूल को उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधा तक पहुंच प्रदान करनी होगी कि वहां पर स्कूल जो है, स्कूलों को यहाँ पर प्रॉपर जो गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी। ठीक है, अब प्रशिक्षण योग्यता यहाँ निर्धारित की गई है। क्या है कि प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या उससे समकक्ष कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। जो वहां पर बैठे हुए ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, प्रशिक्षक है, सिखा भी रहे हैं। ठीक, बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम से वो परिचित होने चाहिए। क्या होता है, थोड़ा बहुत उनको टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। ठीक, अब आगे यहाँ पे बात की जा रही है प्रशिक्षण अवधि की। ठीक है, कि टाइमिंग क्या है, तो यहाँ पे बोला गया है हल्के मोटर वाहन जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं वो 4 सप्ताह से 29 घंटे, मतलब 4 सप्ताह में 29 घंटे और 8 घंटे सिद्धांत और 21 घंटे व्यवहारिक प्रशिक्षण में विभाजित किए जाएंगे। इस तरीके से उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कि 4 सप्ताह में मिनिमम उनको 29 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि आगे आपको बताया गया 8 घंटे सिद्धांत और 21 घंटे व्यवहारिक प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। यानी कि लिखित, यहाँ पे जो सिद्धांत 8 घंटे इनको बताए जा रहे हैं, इसमें आपको लिख करके कि ये क्लच होता है, ये चीजें है, इसका कैसे फंक्शनिंग होती है, ये सारी, और उसके बाद 21 घंटे इसमें उनका प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए, व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां पर, कि उन्होंने 8 घंटे बुकिश नॉलेज ली है, ये चीजें बताई गई है, और उसके बाद उनको 21 घंटे वहां पर व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल करवाया गया है व्हीकल का। ठीक, तो वो यहाँ पर विभाजित है। अब भारी मोटर वाहनों के लिए अलग है, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए 6 सप्ताह में इनको टोटल 38 घंटे सिखाया जाएगा, जिसमें से 8 घंटे सिद्धांत प्रैक्टिकल लिखने वाली नॉलेज जो होती है, और 31 घंटे इनको क्या करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है, आगे
ये नियम निजी प्रशिक्षण स्कूलों में नए ड्राइवरों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा और तैयारी सुनिश्चित करते हैं। तो जो उच्च स्तर इसके लिए इसमें कार्य कर रहे हैं, जिनको आगे बस से रिलेटेड या फिर हैवी वाहन चलाने, व्हीकल चलाते हैं, तो उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है, वो इनको सिखाएंगे। अब आ जाती है रुपया, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नॉट कंट्री, इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, आई थिंक। हाँ, तो वो जो पैसा है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लाइसेंस से संबंधित शुल्क और प्रभार के बारे में यहाँ पर आपकी बात की जा रही है। ठीक है, कि शिक्षार्थी लाइसेंस जारी यदि कर रहा है तो फॉर्म 3 150 रुपया लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद वो 150 रुपया लेगा, मैं तो वो वाला 150 रुपया। फिर लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट फीस यहाँ पर यदि एक बार दे रहा है या दोबारा दे रहा है तो भी यहाँ पर क्या है 50 रुपए देनी होगी। अगर ड्राइविंग टेस्ट शुल्क है, एक बार दिया या दोबारा, तो 300 रुपए। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना है 200 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना है, उसके लिए 1000 रुपया। उसके बाद लाइसेंस में एक अन्य वाहन श्रेणी जोड़ना है कि 2 पहिए का था, अब 4 पहिया करना है या फिर उससे ज्यादा, तो उसके लिए फिर से आपको 500 रुपए उसमें देने पड़ेंगे। खतरनाक माल वाहनों के प्राधिकरण का समर्थन या नवीनीकरण करने के लिए, अब खतरनाक माल वाहन आप देखते हो ना, बड़े बड़े जिसमें टैंकर्स होते हैं, दूध ले जाया जाता है, बहुत बड़े बड़े टैंकर्स में गोल टाइप के होते हैं, जिसमें कम से कम आपके 30-40 टायर्स वाले बड़े बड़े से वाहन जो होते हैं, ट्रैक्टर्स भर के ले जाई जाती है, गाड़ी ले जाई जाती है, ट्रांसपोर्ट वाली बेसिकली। तो उसकी बात की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण 200 रुपया में होगा भाई साहब। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण अनुग्रह अवधि के बाद 300 प्लस अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर 1000 प्रतिवर्ष, और उसका हिस्सा अनुग्रह अवधि की सीमा समाप्ति के बाद इस प्रकार से लिया जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग निर्देश स्कूल या फिर प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस जारी करना या फिर नवीनीकरण करना। ड्राइविंग निर्देशक स्कूल प्रतिष्ठान के लिए डुप्लीकेट यदि लाइसेंस बनाना है तो 5000। इसके पश्चात लाइसेंस आपका रद्द कर दिया गया था, दोबारा से अपील करना है, उसके बाद उनको लाइसेंस बनवाना है, तो यहाँ पर है नियम 29 के तहत 500 रुपए देने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से पता या अन्य विवरण में परिवर्तन करवाना है, चेंज कर दिया है आपने घर, ये सारी चीजें, तो उसके लिए 200 रुपए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि किस किस आपके सुविधा के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पर शुल्क रखा गया है, चीजें यहाँ पर चेंज करी गई हैं, आपको याद हो जाएगा इससे। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ जो है मंत्रालय, इनके बारे में काफ़ी अच्छे काम किए हैं इन्होंने, बहुत सारे हाईवेज बनाए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। गड्ढे भी भरवा देते तो और भी अच्छा काम हो जाता। चलिए, तो यह मंत्रालय केंद्र सरकार के तहत एक शीर्ष संगठन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि देश में सड़क परिवहन व्यवस्था में गतिशीलता और कुशलता लाना है। लोग जो आप देखते हो ना कि 4 लेन होते हैं, फिर उनको 6 लेन कर दिया जाता है, 2 लेन होते हैं तो 4 लेन कर दिया जाता है, ताकि अधिक सुगमता के साथ व्यापार चलता रहे। क्योंकि मेन यदि मैं बात करूं इकोनॉमी में किसका रोल होता है, परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। यदि हमें सुगमता से, हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से करेंगे तो हमारी इकोनॉमी उससे बिल्ड होगी। ये जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट एक मेन, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आधार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट, और सुविधा कनेक्टिविटी बिल्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए सड़कों का निर्माण किया जाता है, गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाता है, ताकि आसानी से जो भी हमें गेहूँ या फिर इससे रिलेटेड सामान करना हो या फिर गाँव के लोगों को शहर में आना हो तो आसानी से आ जा सके, टाइम की भी बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस रोल एक तरीके से कह सकती हूँ वो इनका होता है। यह सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियां बनाने और उसके संचालन का कार्य देखता है। ठीक है, इस मंत्रालय के 2 पक्ष हैं, सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष, ये 2 पक्ष हैं इसमें। सड़क पक्ष क्या है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित ही कार्य करेगा कि कितने नेशनल हाईवेज हैं, उनको मतलब रख रखाव कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, क्या कार्य है, ऐसे संबंधित देखेगा। ठीक है, और परिवहन पक्ष की सड़क परिवहन से संबंधित जो मामलों के कार्य हैं उनको देखेगा। चलो अब मुझे कमेंट में ये बता दो कि टोटल इंडिया में कितने NHs हैं, नेशनल हाईवेज कितने हैं, और आप जहाँ रह रहे हो, कहीं से भी हो, आप यूपी से हो, आप राजस्थान से हो, आप MP से हो, तो आप अपना इंट्रोडक्शन ना अपने NH के साथ लिख करके देना कि NH इतना, NH 17, 18, 19, तो ऐसे लिख करके आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। ठीक है, चलिए अंत में क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नीतियां बनाता है। दूसरा है, इस मंत्रालय के तहत सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष आता है। तीसरा है, यह मंत्रालय केंद्र सरकार के तहत एक शीर्ष संगठन है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? कमेंट में आंसर जरूर देना। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया ना कि जहां पर आप रह रहे हो वहां से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है वो जरूर कमेंट में मुझे लिख करके बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको जो भी सजेशंस हैं मेरे लिए आप मुझे दे सकते हो कि न्यूज़ में क्या चेंजमेंट करना है, कौन सी न्यूज़ लानी है। मंथली का कंपाइलेशन अगर आपको न्यूज़ का चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।